अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल मैं दोहा क़तर में ही हूँ और अभी इस मस्जिद से माशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकल रहा हूँ। चलिए, मैंने कहा कि कुछ वक्त है तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, और रास्ते से मैं गुज़र रहा हूँ तो पैदल चलते चलते आप तमाम लोगों के साथ में जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर बात की जाए। देखिए, अभी हमारे जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उसमें से एक उन्वान वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बारे में है। कसरत से लोग मेरे से क़तर में ये सवाल कर रहे हैं। चूँकि ये मैं जो बातें बताऊंगा आगे, इसको बहुत ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। ये सिर्फ़ क़तर वालों के लिए नहीं है, बल्कि जीसीसी में रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए और आम लोगों के लिए भी है, चाहे वो मुसलमान ना हो। लेकिन जो लोग जीसीसी में रहते हो, जैसे हमारे हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है, सिख भाई है, इसी तरह से यूरोपियन मुल्कों में बहुत सारे हमारे इंडियंस रहते हैं, इसी तरह से अमेरिका में, कनाडा में रहते हैं। फिर चाहे आप इंडियन हो, फिर चाहे आप पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, जितने भी लोग हैं इन मुल्कों में हम लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हम जब कुछ कमाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो अपने मुल्कों में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लाइन से मैं थोड़ा सा आप तमाम लोगों की खिदमत में कुछ कहना चाहता हूँ, जो तजुर्बात मेरे सामने हैं। क्योंकि यहाँ पे भी मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूँ, लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सवाल करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, ध्यान से सुनो मेरी बात को। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बददियानत लोग, सबसे ज़्यादा धोखेबाज लोग, सबसे ज़्यादा खियानत करने वाले लोग, सबसे ज़्यादा टोपी पिनाने वाले लोग, सबसे ज़्यादा फ्रॉड करने वाले लोग आपको इंडिया पाकिस्तान में ही मिलेंगे। बांग्लादेश के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इंडिया पाकिस्तान का नाम ज़रूर लूँगा। ये हमारे वो मुल्क है जिन मुल्कों के अंदर आपको फंसाया जाएगा। देखो, फ़लानी जगह पे हमारी प्लॉटिंग है। अब आप तो जीसीसी में रहते हो, आप रहते हो क़तर में, आप रहते हो बहरीन में, आप रहते हो दुबई में। आपने तो अपनी आँखों से देखे नहीं हैं। आपको कहा जाएगा, अरे रफ़ीक भाई, एक ज़मीन आई है यार, यहाँ पे आप 1 करोड़ रुपया उसमें लगा दो। देखो, फिर यहाँ पे तो ज़मीन के रेट 7वें आसमान पे पहुँच रहे हैं और माशाल्लाह आपको इसमें भरपूर फ़ायदा हो जाएगा। अब आपने 1 करोड़ रुपये उसमें लगाए और 3-4 साल के बाद जब आप इंडिया गए तो आपको पता चल रहा है कि वैसी कोई ज़मीन ही नहीं थी, और एक प्लॉट जो है 10 लोगों को बेचा जा चुका है। इंडिया में जो है ना, ऐसे ऐसे फ्रॉड के वाक़यात हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, हैरत करोगे। आपके एक फ्लैट 20 लोगों को बेचा गया, एक फ्लैट 20 लोगों को बेचा गया, 20 लोगों को। बस्ती मुसलमानों की है, महल्ला मुसलमानों का है, बेचने वाले भी मुसलमान और ख़रीदने वाले भी मुसलमान। मुझे लोग ये सवाल करते हैं, अरे मुफ्ती साहब, इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। गलत बात है ये। इंडिया में मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। इंडिया में अगर मुसलमानों पे कोई जुल्म हो रहा है तो वो ख़ुद मुसलमान मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों को अपने महल्लों से निकाल रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों के घर किराए से लेके उस पर कब्ज़े कर रहे हैं, मुसलमान एक एक फ्लैट 20-20 लोगों को बेच रहे हैं, मुसलमान एक एक प्लॉट 50-50 लोगों को बेच रहे हैं। मुसलमानों के ना लेन देन वहाँ पे सही है, ना कारोबार वहाँ पे सही है, ना व्यवहार वहाँ पे सही है। आप लोग ये सोचकर इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ताउन भी जो करते होंगे, अरे वहाँ पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, गरीबों की मदद की जाए, और इंडिया पाकिस्तान इन मुल्कों के अंदर मज़लूमों की मदद के नाम पे, गरीबों की मदद के नाम पर
बहुत सारी फ्रॉड तंजीमें बनी हुई है। उनका धंधा, उनका कारोबारी ये है कि मज़लूमों के नाम पे चंदे इकट्ठे किए जाए और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। आप लोगों ने तो इंडिया देखे नहीं है जाके, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, हमको पता है कि इंडिया में इस तरह से कितने ऐसे कारोबार, कितने ऐसे बिज़नेस बन चुके हैं। मज़लूमों के नाम से पेट भरना है, मज़लूमों के नाम से फ्रॉड चंदे करना है। और चंदे किससे करना है? यूके में रहने वालों से, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप में रहने वालों से। ये जो है ना लोगों के, यानी ये दुकानें हैं, दुकानें लोगों की टपरी, जिसे धंधा भी हम कह सकते हैं, बिज़नेस भी कह सकते हैं। जो मज़लूम लफ्ज़ है ये बहुत सारे लोगों के लिए मज़लूमों के नाम पर। तो आप लोगों ने जो है ना भाई, इंडिया पाकिस्तान वालों से चौकन्ना रहना चाहिए। मेरे नज़दीक जो है इनसे बड़ा फ्रॉडी, इनसे बड़ा बददियानत और ख़ाइन पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। इसके लिए आपने वहाँ पे किसी के भरोसे पे फ्लैट का इन्वेस्टमेंट, प्लॉट का इन्वेस्टमेंट, ज़मीन का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 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 भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के तरीक़े। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके नाम पे आप कर सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट। यानी जो ब्रांडेड चीज़ें हैं ना, ब्रांडेड, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, जैसे टाटा वाले की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे और भी बड़े बड़े बिल्डर है, DLF वगैरह, इसी तरह से और भी बिल्डर है, अभी मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, जो लोग प्रॉपर्टीज़ के कारोबार करते हैं। बिल्कुल आप ऐसे लोगों की जो ऑथोराइज़ है, जिनके पास गवर्नमेंट का हर पेपर बना हुआ है, उनके पास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनके जो बड़े बड़े वो लोग जो ये बनाते हैं सोसाइटीज़, वहाँ पे आप फ्लैट ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे आप जो है मकान ख़रीद सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि ये सब नॉन मुस्लिम भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ईमानदार वही लोग हैं। मुसलमानों के चक्कर में पड़ोगे ना तो सिर्फ टोपियाँ पहनेंगी तुमको। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे ख़ुद यहाँ पे ऐसे कई लोग मिले हैं। एक साहब मिले, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के भरोसे पर उससे कहा कि भाई मुझे वहाँ पे एक घर बनाना है। वो रिश्तेदार ने जो है ज़मीन ख़रीदे, घर का तामीरी काम किए, और बाद में पता चला कि वो कुछ करोड़, 1.25 करोड़ रुपये ख़र्च आया उसके ऊपर। उन्होंने वो पूरा बना लिए, और बनाने के बाद में पता चल रहा है कि ज़मीन मुतनाज़ा है, ज़मीन के मसले चालू है। अब उसके बाद वो बेचारे यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ ज़मीन के मसले मसाइल चल रहे हैं। औने पौने दामों में उनको बेचना पड़ा, और 1.25 करोड़ की जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ 60 लाख रुपये में बिकी। अल्लाह माफ़ करे, वो 60 लाख रुपये में से भी जो उनका रिश्तेदार था उसने 15 लाख रुपये रख लिया और बाकी के पैसे इनको दिया। मैंने जब ये वाक़या सुना, मैंने अफसोस किया। मैंने कहा आए अल्लाह, ऐसे खबीसों से तो कुत्ते और सूअर अच्छे हैं, कम से कम उनके अंदर भी ईमानदारी की कुछ सिफत होंगी, उनके अंदर भी इंसानियत की कुछ सिफत होंगी। ये कुत्ते ही है, इनको पता ही नहीं है, ये कुत्तों को, ये डुक्करों को, इनको ईमानदारी किसे कहते हैं और अमानतदारी किसे कहते हैं और मैनर्स किसे कहते हैं, ये जानवरों को मालूम ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे होता क्या है, ये ऐसे मुल्कों में जो रहने वाले सीधे साधे भोले भाले जो लोग होते हैं बेचारे, हालांकि वो भी अपने इंडिया और दीगर मुल्कों से आए हुए रहते, लेकिन यहाँ वो अरबों को देखते हैं, अरबों की ज़िंदगी में कैसी अमानतदारी है, अरब जो है वो कितने मामलात के साफ़ सुथरे हैं, अरबों के लेन देन कैसे हैं, अरब जो है वो कितने वसीउज़्ज़र्फ़ है, अरब जो है वो कितने ख़र्च करने वाले हैं। वो लोग जब यहाँ अरबों के साथ रहते हैं और अरबों की जो पॉजिटिविटी रहती है, वो लोग मुतासिर होते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो कुत्ते हैं उनके अंदर भी अरबों के जैसी इंसानियत होंगी, ये कुत्तों में भी कुछ इंसानियत पना होगा। लेकिन ये कुत्तों में रत्ती बराबर का इंसानियत पना नहीं रहता, क्योंकि ये कुत्ते मस्जिदों में झगड़े करने वाले, ये कुत्ते दीन के मशवरों में लड़ने वाले। मुझे आप बताओ, जो कुत्ते मस्जिदों में मुत्तहिद नहीं हो सके, जो कुत्ते दीन के नाम पे इत्तेहाद व इत्तेफाक के एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सके, जिन कुत्तों ने खाली लिबास को और ज़ाहिरी दिखावे की चीज़ों को इस्लाम और दीन समझा हुआ है, बाकी इन कुत्तों को उनके बाप ने जो है दीन के बाकी जो शोबे हैं
वो मालूम ही नहीं है, इनके बाप ने इनको सिखाया नहीं, बस जन के छोड़ा हुआ है लेन देन कैसे करना, और लोगों से कर्ज़ लिए तो वक्त पे देना नहीं देना, ये कुत्तों को ये नहीं मालूम है। तो आपको ऐसा लगता है आप अरबों के शहर में हैं, आप अरबों के मुल्क में हैं, अरबों के अंदर जो मामलात की सफाई है, अरबों के अंदर जो खुलूस है, अरबों के अंदर जो मोहब्बत है, अरबों के अंदर जो दियानतदारी है, और अरबों के अंदर जो सखावत है, आप इंडिया के कुत्तों को भी वैसा ही समझते होंगे। लेकिन बिल्कुल गलत बात है, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे धोखा है, फ्रॉड है, टोपियाँ पिनाना है, टोपी पहनना है पहले तो खुद ने, और उसके बाद दूसरों को टोपियाँ पिनाना है। ये धंधे आम तौर पे वहाँ पे जारी है। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में बिल्कुल करो, लेकिन जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, ब्रांडेड जो है ना, बड़े बड़े जो ब्रांड, और वो सब आपको हमारे हिंदू भाइयों के, जैन भाइयों के, मारवाड़ी भाइयों के, और दूसरी कौमें और दूसरे जो समाज है ना, उनके मिलेंगे। मुझे मुसलमानों का ऐसा एक भी ब्रांड नहीं मिला हुआ है। अगर होगा किसी का ब्रांड तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपके पूरे पेपर की तहकीकात करूँगा, और उसके बाद फिर एक वीडियो बनाकर ये जो GCC कंट्रीज़ है यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई देखिए माशाल्लाह, ये हमारे एक ईमान वाले भाई का भी ब्रांड है, और ये भी इस तरह से जो है पूरे पेपर वगैरह क्लियर रखे और पूरे क्लियरेंस के साथ में जो है प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं। यहाँ पे भी इन्वेस्ट करो। हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मगर मेरा जहाँ तक जो मुझे तजुर्बा आया है, मैंने 10 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये कर्ज़ा दिया हुआ है। वो 10 में से एक ने भी टाइम पे मेरे पैसे वापस नहीं दिया। बताओ मुझे 5-5 हज़ार के लिए। और मैंने लोगों की ज़ाहिरी वज़ाक़ता देखकर, माँ बीमार है, दवाखाने में एड़ियाँ रगड़ रही है, बिल भरने को पैसे नहीं, ऐसे लोगों को हमने पैसे दिए। अभी तक वो पैसे अदा करना तो दूर की बात, उनके बाप ने जन के छोड़ा। ये भी अखलाक नहीं सिखाया कि जिससे पैसे लिए हैं उससे कम से कम एक आध मरतबा बात करे, मोहलत मांगे, या उसको बोले भाई मेरा जम नहीं रहा है। ये सिखाया नहीं ना, बाप ने तो जन के छोड़ दिया। तो ऐसे जो पिल्ले हैं ना, वो आपको बहुत मिलेंगे इंडिया में, ऐसे जो मुझे तजुर्बे हुए हैं। और ये जो बाकी के तजुर्बे मैंने सुनाए आपको, जो यहाँ पे लोगों ने मुझे सुनाए हुए हैं कि किसी ने वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदा, बाद में पता चल रहा है मसले मसाइल की प्रॉपर्टी है। कुवैत में हमारा एक शागिर्द है, उसने अपनी कारगुजारी सुनाया। बोले मैंने जो है इंडिया के अंदर अपने एक साड़ू से कहा कि भाई मेरे लिए एक घर ख़रीदना है। साड़ू ने बोले ठीक है। उन्होंने 15 लाख का एक घर देखे, इनको इत्तला दिए, और इन्होंने जो है वो जो 15 लाख रुपये वाला मकान था उसके लिए पैसे भेजे। ये बात पुरानी है, जब 15 लाख में मिल जाया करता था हैदराबाद शहर में घर। उन्होंने घर ख़रीद लिए, और वो ख़रीदने के बाद हमारा वो जो शागिर्द है जिसने मेरे पास दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ा हुआ है, 3 साल के बाद उसके लिए रिश्ता वगैरह देखे, वो इंडिया गया। और इंडिया जाने के बाद में जब उसने अपने साड़ू साहब से कहा भाई वो घर किधर है, चलेंगे देखने को, गए वहाँ पे देखने को। तो वहाँ एक फ़ैमिली रह रही थी। तो इन्होंने वो फैमिली से कहा भाई देखो अभी मेरा निकाह होने वाला है और मैं अब यहाँ आने वाला हूँ रहने को। तो वो फैमिली ने कहा भाई तू कौन है, तुझे पहचानते नहीं हमने ये मकान जिनसे लिया हुआ है उन्होंने हमको गिरवी रखा हुआ है, उन्होंने 10 लाख रुपये उठाए हुए हैं हमारे से। यानी ये जो भाई है हमारा, जिसने अपने साड़ू और साली के भरोसे पे घर ख़रीदा था, उन्होंने घर ख़रीदे इसके नाम पे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बाद में वो घर और उसके पेपर जो है किसी को गिरवी दे दिए। बोले हमारा जो साड़ू है उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई, ऑपरेशन कराने का है बोले उसका, तो ऑपरेशन कराने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर वो बेचारा जो घर लेने वाला था उन्हें भी कहा कि चलो जिसका घर है पेपर तो उसी के है, वो दवाखाने में एडमिट होगा, और उसने 10 लाख रुपये पे वो घर ले लिया। तो ये जो कुत्ते हैं ना, ये इनके अंदर की ये जो खबासतें और सिफात, पैसे के लालची कुत्ते, तो ये इस वजह से इंडिया में जो है ना, मैं इसीलिए ये सारे तजुर्बे मेरे सामने हैं। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के तरीक़े बताता हूँ। चलिए आखिरी में जो है आपका एक क्लियर। अच्छा मैं एक चीज़ और बोलना भूल गया, इसी इन्वेस्टमेंट की लाइन में, ये तो प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी के अलावा भी
बहुत सारी ऐसी कंपनियां ओपन होती है। जैसे इससे पहले हीरा गोल्ड नाम की एक कंपनी ओपन हुई थी। मुझे रात में ही एक साहब मिले जिनके तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये उसके अंदर अटके हुए हैं, और उन्होंने मेरे से वो मजलिस में भी सवाल पूछे जो हमने यहाँ रखी हुई थी। ऐसे ही कई लोगों के लाखों रुपये उसके अंदर अटके हुए हैं। अब वो लाखों रुपये जो उसके अंदर अटके हुए हैं ना, तो लोग परेशान हैं। और लोगों ने यहीं कतर में रहकर, और लोगों का कहना ये था कि भाई हमने ये कतर में और अरब मुल्कों में इसलिए इन्वेस्टमेंट किए क्योंकि ये लोग इंडिया से बहुत सारे जुब्बा पोशों को यहाँ लेकर आते थे, उनको एक टाइम का जो है नाश्ता करा दिए, एक समोसा आधा कप चाय पिला के, और अपने हक़ में जो है बयानबाजी करने लगा दिए। वो भी उसी में खुश, ये भी खुश। और यहाँ रहने वालों को लग रहा है हमारे हज़रत तो फलाने कंपनी के साथ में हैं। अब ये सब देख देख के पब्लिक ने जो है धोखे में आ गई। और जैसे ही IMA जो कंपनी है और हीरा गोल्ड है, इन्होंने यहाँ पे लोगों को करोड़ों रुपये के फ्रॉड किए हुए हैं। मेरी बड़े अदब से रिक्वेस्ट है, मैं बड़े अदब से लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो, मैं तकरीबन 2 किलोमीटर चल के बात करते करते मेट्रो स्टेशन तक पहुँच गया। ठीक है, और थोड़ा चलते हैं, पहले टॉपिक पूरा करते हैं अपना। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया, हमारे हज़रत, ऐसे हज़रतों को जो है एक एक प्लेट बिरयानी खिला के उन्होंने अपने हक़ में बात करने लगाई। अब करोड़ों के टोपे पहन चुके हैं। कहाँ हैं हज़रत और कहाँ है वो, उनसे पूछो अभी। तो ये धोखे में मत आओ। ये जो है ना, किसी की शक्ल सूरत देखकर और ये देख कर के ये इनके साथ में है और वो उनके साथ में है। देखो, कोई किसके साथ में नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अता फ़रमाई है, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है। पहले रिसर्च करो। इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसी फंडिंग नहीं कर सकती है। फंडिंग का सिर्फ एक तरीक़ा है, और वो है आप अपने कंपनी का IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, वो भी सेबी के पूरे पेपर्स और मंजूरियों के बाद निकाल सकते हैं। फंडिंग का बस वही तरीक़ा है। उसके अलावा कोई कंपनी ऐसे पब्लिक से पैसे नहीं जमा कर सकती है, वो इलीगल है। एक बात याद रखो, सिर्फ IPO के ज़रिए से आप पैसा जमा कर सकते अपनी कंपनी के लिए। ये सिस्टम, ये निज़ाम है वहाँ पे। तो ऐसे भी अगर कोई कंपनियाँ आती है, बिल्कुल अल्लाह के वास्ते इसके फ्रॉड में मत पड़ो। अभी बम्बई की एक फैमिली के बारे में मुझे पता चला कि ऐसे ही एक साहब जो है वो हार्डवेयर के नट बोल्ट बेच रहे थे और पता नहीं कंपनियों के पार्ट्स। बोले मेरा बड़ा कारोबार है और मैं यूरोप में बेचता हूँ और मैं अमेरिका में बेचता हूँ, मेरे साथ पैसा लगाइए, मैं आपको जो है 10% नफ़ा हर महीने पाबंदी से देते रहूँगा। अब जिन लोगों ने लगाए उसके अंदर बड़े बड़े जो है इशराक़ और चाश्त के पढ़ने वाले आपको मिलेंगे, मगर बेचारों को ये तौफीक नहीं मिली कि ये मसला किसी आलिम से, मुफ्ती से पहले पूछ लेते कि इस तरह से हलाल है या हराम है 10% का नफ़ा लेना। वो नहीं, इसमें नहीं पूछेंगे हम, इसमें नहीं पूछेंगे। हाँ, इसमें ज़रूर पूछेंगे कि कोई आदमी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं मजलिस ले रहा हूँ और मैंने बोतल से पानी पी लिया, कि 25 लोगों का कमेंट, बोतल से पानी नहीं पी सकते हैं क्योंकि इनके बाप की शरीयत है। तो मसले हैं हमारे यहाँ पे, प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि हमने अपना एक इस्लाम घड़ा हुआ है। हलाल हराम के लिए कभी तहक़ीक़ नहीं करेंगे, उसमें कभी नहीं पूछेंगे हम कि यहाँ पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये जो फालतू चीज़ें हैं, इसके अंदर जो है ना, ज़रूर हम अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो खैर, मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे कि उन्होंने उसमें जो 5 करोड़ रुपये लगाए थे, फरमाया कि वो जो पैसे लेने वाला था वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में तुर्की चला गया, और तुर्की में 1 करोड़ रुपये में आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है। और उन्होंने वहाँ की सिटीज़नशिप ले ली, प्रॉपर्टी में 1 करोड़ इन्वेस्ट करके। और ये यहाँ पे इनके भरोसे पे किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, जिसने करोड़ों लगाए थे वो अपना दोनों हाथों में अपना चोपड़ा पकड़ के उसको एरंडी का तेल रगड़ते बैठे हुए हैं। और वो वहाँ पे तुर्की की नागरिकता लेकर इंडियन पासपोर्ट उसने वहाँ के कॉन्सुलेट में ले जाके सबमिट कर दिया कि भाई अब मैं इंडियन रहा ही नहीं, तो इंडिया का मेरे ऊपर कोई जुर्म भी लागू और साबित नहीं होता, और मस्त ऐश में और आराम में है वहाँ पे। और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं एरंडी के तेल के साथ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे बहुत मसले हैं, ऐसी बहुत कंपनियाँ आपको मिलेंगी, ऐसे बहुत आपको सिस्टम मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे निज़ाम आपको यहाँ पर मिलेंगे
इस तरह से टोपी पहनाने वालों के। तो मैं बस आप लोगों को यही कहूँगा कि ऐसी कंपनियों के भी फ्रॉड में आप ना आए। बल्कि अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के तरीक़े बताता हूँ कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिया में हो या फिर कहीं पे भी हो दुनिया में, आप कहीं पे भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ा है, चलिए अब हम ज़रा रेलवे स्टेशन में चले जाते हैं। बाहर बहुत धूप हो रही है। तो देखो, इंडिया में जो है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे सेफ़ जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अलावा, यानी आप जिस मुल्क में भी रहते हो, जैसे आप कतर में रहते हो, यूएई में रहते हो, मैं आपको सेफ़ इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। वो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना। और मैं आपको उन दोनों की का समझा के बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज से 8 महीने पहले यूएई गया था। जब वहाँ पे लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने तब भी कहा था देखो गोल्ड में इन्वेस्ट करो। उस टाइम पे गोल्ड का रेट जो है वो 47,000 रुपीज़ था और आज गोल्ड का रेट 52,000 रुपीज़ है। यानी उस टाइम के और आज के रेट में तकरीबन 12% का ग्रोथ हो चुका है। मुझे आप बताओ, उस टाइम पे यूएई में मेरे मशवरे पे अगर किसी ने 1 किलो भी गोल्ड ख़रीदा होगा उस टाइम पे, तो आज जो है 12% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन यानी किसी ने अगर 5 करोड़ का गोल्ड उस टाइम पे ख़रीदा था, सीधा सीधा उसको 60 लाख का प्रॉफिट हुआ है 5 करोड़ के ऊपर। कितने दिनों में? सिर्फ 8 महीनों के अंदर। दुनिया में जो है कहीं पे भी आपको ऐसा ये नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा जिस तरीक़े का ग्रोथ उनको वहाँ पे 8 महीने के अंदर मिला। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट का एक और तरीक़ा है जो क्या कहते हैं उसको, यानी इंडिया में अगर आपको करना है तो इंडिया में जो है आप, मैंने जो बड़े बड़े ब्रांड बताया हूँ प्रॉपर्टीज़ के लाइन से, या और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, गवर्नमेंट ऑथोराइज, गवर्नमेंट ऑथेंटिक, जिनके पास में सारे पेपर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। आप जो है जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से इंडिया में ख़ुद जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंडियन गवर्नमेंट का भी अपना एक प्रोडक्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आजकल बहुत सी स्कीमें ये निकाली है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट बड़े बड़े हाईवे बना रही है, आप उसमें पैसा लगाओ, हम बैंक से कर्ज़ा नहीं लेंगे, आपके पैसों पे वहाँ पे काम चलाएंगे और आपको हम बजाय जो इंटरेस्ट बैंक को दे रहे थे प्रॉफिट में से हम आपको हिस्सा देंगे। ऐसी बहुत सारी स्कीमें वहाँ, ये सब नो आई वांट टू गो एग्ज़िट फ्रॉम दिस साइड। ओके, थैंक यू सो मच। तो इंडिया में जो है ना, इस तरीक़े से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंशाल्लाह वो मैं अभी, चूँकि मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ और सोच रहा हूँ कि कतर की जो कड़क चाय है हमारे केरला वाले भाइयों की, वो अगर कहीं पे मिलती है तो मैं पी लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह जी। चलिए, यहाँ पे चाय नहीं है, चाय दूसरी तरफ देखते हैं, कड़क चाय। हाँ, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के जो है बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह से शेयर मार्केट भी एक ऑप्शन है। आप जो है बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो है जो अभी अंडर वैल्यूड है या जो बहुत ज़्यादा जो है आपको डिविडेंड देते हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड जिसका बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये है कड़क चाय की होटल। अब कड़क चाय पियेंगे और फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। चाय कितने में है भाई जी? कितने में है चाय? चाय कितने में है? 1 रियाल वाली चाय दो, बग़ैर दूध की, ये सॉरी बग़ैर शक्कर की, विदाउट शुगर। नहीं है बग़ैर शक्कर की। ओके, नो प्रॉब्लम, गिव मी एनीथिंग यू हैव। चलो ठीक है, शक्कर वाली भी दे दो। असल में मुझे शुगर वगैरह का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं ऐसे ही परहेज़ करता हूँ। या कड़क चाय। तो मोहतरम दोस्तों, माशाल्लाह देखो, कतर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी हुई है
कि ये जो चाय है यहाँ पे 1 रियाल वाली, ये चाहे आप यहाँ के मॉल में पियो, चाहे रोड पे पियो, टपरी पे पियो और पान की दुकान पे पियो, कहीं पे भी पियो, रेट एक ही रहेगा यहाँ, चाहे कितनी ही पॉश होटल में आप पियो। माशाल्लाह ये चीज़ अच्छी है कि खाना पीना वो सब सस्ता है यहाँ पे, तो गरीब आदमी के लिए जो है एक सहूलत की चीज़ हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जी, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में मैं पुणे से हूँ और मेरा चैनल है मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी के नाम से, उस पर आप मेरे वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो इंशाअल्लाह। चलिए मोहतरम दोस्तों, यहाँ बैठने को जगह दिख रही नहीं, मगर फिर भी हम जगह होने तक ज़रा खड़े रहेंगे यहाँ पे और उसके बाद बैठ के चाय पियेंगे। तो मोहतरम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे बैठने के लिए जगह भी मिल गई और ये 1 रियाल की चाय है। तो पहले हम पानी पीते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अब हम पीते हैं चाय और साथ में आपको बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स जिनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 14% है, 12% है, 10% है। बहुत सारे जो है गवर्नमेंट कंपनी के, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ है उसके शेयर्स है, उसमें आप इन्वेस्ट करो, उसमें आपका डबल फ़ायदा होगा। डबल फ़ायदा कैसे होगा? अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे एक शेयर है और उसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 14% है, 14% है। अब आपने उसके शेयर्स जो है 10 लाख रुपये के लिए और आपको 1 साल में जो डिविडेंड यील्ड था वो मिल गया आपको 14%, तो 1,40,000 रुपये आपने 10 लाख इन्वेस्ट करके 1 साल में कमा लिए, ये डिविडेंड मिला आपको। और वो शेयर का जो प्राइस बढ़ रहा है, जैसे वो शेयर जो है आपने जब बाय किए थे, मान लो वो टाइम पे वो 100 रुपये का था और अब 130 रुपये का है, तो ये जो 30% का ग्रोथ हुआ है वो शेयर के प्राइस में हुआ है। ये एक अलग प्रॉफिट, वो अभी तक आपका कैपिटल वैसा ही है अंदर, और ये जो 14% का प्रॉफिट हुआ है आपको, ये डिविडेंड मिला है आपको। तो इन्वेस्ट का ये भी ऑप्शन है शेयर मार्केट में, लेकिन रिस्क है, वो भी मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं। मार्केट ऊपर है तो ऊपर है, नीचे भी आ सकता है, बहुत सेंसिटिव होता है मार्केट, ज़रा सी न्यूज़ की वजह से जो है मार्केट क्रैश भी होता है। तो एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें फ़ायदा ये रहता है कि भाई पूरा कैपिटल अपने हाथ में है। कल अपने को रात में 12 बजे पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपना माल पूरा बेच दो मार्केट जब के ओपनिंग टाइम, यानी जो टाइम होता है काम का, और उसके बाद में आप विड्रॉल का एप्लीकेशन डालो, दूसरे दिन आपका पैसा आपके हाथ में, पूरा माल आपके कब्ज़े कुदरत में है। तो ये एक ऑप्शन है। गोल्ड एक ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया जो ब्रांड है वो एक आपके लिए ऑप्शन है। और इसी तरह से इंडियन मार्केट के अलावा भी आप जो है, जैसे यूरोपियन शेयर मार्केट है, अमेरिकन मार्केट है, उसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज़ है, उसके शेयर्स भी लेके आप रख सकते हो। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे आपके सामने जो है ना ऑप्शंस है। और एक ऑप्शन, अब वो बहुत अहम ऑप्शन है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कतर में रहते हो, आज कतरी रियाल का जो प्राइस है वो है 22 रुपये 25 पैसे इंडियन करेंसी के अंदर। अब मान लो आपको यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है, आप उसको अपने बैंक अकाउंट में रहने दो, निकालो मत उसको। तो जो रियाल का रेट बढ़ रहा है ना, तो आपका इंडिया के अंदर भी आपका रेट बढ़ते जा रहा है। मैं आपको उसकी भी मिसाल देता हूँ। 2012 में मैं हज के लिए गया था, आज से 10 साल पहले। तो उस टाइम पे जो ये है रियाल है, सऊदी का रियाल, सऊदी, कतर रियाल और दिरहम ऑलमोस्ट एक ही रेट चलता है तीनों का। मेरे ख्याल से कुछ 11-12 रुपये उसका प्राइस था उस टाइम पे। अब आज की तारीख़ में अगर आप देखोगे वो डबल हो चुका है। यानी जो आदमी सऊदी में उस टाइम पे जॉब कर रहा होगा, उसकी सैलरी में अगर समझो 10 लाख रुपये होंगे, यानी 1 लाख रियाल अगर उस टाइम पे होंगे, आज वो डबल हो गए ऑटोमेटिकली। और वो नफ़ा उसके लिए हलाल और जायज़ भी है, सिर्फ करेंसी का रेट बढ़ने की वजह से। तो देखो, इन्वेस्टमेंट के जो है ना ये भी सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में खाली टोपी देखकर, जुब्बा देखकर, और साड़ू ने बोल दिया प्लॉट ले लो, और ससरे ने बोल दिया फ्लैट ले लो, और भाईजान ने बोल दिया ऐसा करो, तो बिल्कुल इनके चक्करों में मत पड़ो। 99% लोग, मैं 100 नहीं बोल रहा हूँ, 1-आधा % होते होंगे अच्छे, 99% लोग धोखेबाज है, फ्रॉडी है,
और ऐसे बहुत लोगों को वो टोपियाँ पिना चुके हैं। ये मेरा काम था, इसके लिए मुझे ये टॉपिक ज़ोहर पढ़ के मैं मस्जिद से निकला तो याद आया, तो मैं बस यहीं पे लेता हूँ आप सब लोगों से इजाज़त। ये मेट्रो स्टेशन से और कड़क चाय पीते हुए केरला की। उम्मीद करता हूँ किसी एक आदमी को भी मेरी बात समझ में आ गई तो मेरे लिए ये आखिरत का ज़ख़ीरा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।